Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good in your studies. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। इसका नाम पहले अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर था। अब इसका नाम हो गया है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो जैसे कि आप सब लोग शॉपिंग तो जाते होंगे, है ना। शॉपिंग जाते हैं तो आप शॉपिंग जब करते हैं तो क्या चीज़ देके सामान खरीदते हैं? पैसे देके ना, पैसे, नोट्स, उन पे आप कुछ साइंस देखते होंगे, है ना। उनमें से एक साइन है शेर का चिन्ह। शेर का चिन्ह दिखता है आपको, नोट्स पे भी देखते हैं हम, कॉइन्स पे भी देते हैं, वो है अशोक चिन्ह। तो ये जो अशोक चिन्ह है, इसे अशोक चिन्ह क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो अशोक चिन्ह है ये सारनाथ के एक पिलर से लिया गया है, जो कि एनग्रेव करवाया गया था, वहाँ स्थापित करवाया गया था अशोका द रूलर के द्वारा। अशोका जो था, जैसे कि हम जानते हैं, वो मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करता था। अब हम इन इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा था, इन पिलर्स पे क्या लिखा था, उसके बारे में जाने उससे पहले हम जानते हैं अशोका के बारे में। और अशोका का जो किंगडम था उसे किंगडम ना कह के एम्पायर क्यों कहा जाता था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किंगडम का क्या मतलब है। किंगडम का मतलब होता है एक छोटा राज्य, और एम्पायर कहा जाता है एक बड़े साम्राज्य को। जब एक राजा बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को लड़ाई के थ्रू या किसी भी तरह से उन्हें जीत के अपने राज्य में मिला लेता है और वो बहुत वास्ट एरिया में अपना उसका राज्य फैल जाता है, तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। और उस राजा को एम्परर कहा जाता है, यानी उस एम्पायर का एम्परर। जो अशोका था वो एक एम्परर ही था। पर हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसकी स्थापना किसने की। मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा जो वंश था उसको हटा के मौर्यन वंश को स्थापित किया था। अपने जो पॉलिटिकल उसका गुरु था, पॉलिटिकल गुरु, उसका मिनिस्टर जो था चाणक्य, उसके थ्रू। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो रेन था, उसका शासनकाल था, वो था 321 टू 297 बीसी। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार ने राज्य किया 297 टू 273 बीसी। और बिंदुसार के बाद आए अशोका। अशोका जो थे वो और जो बिंदुसारा थे, उन दोनों के टाइम स्पेन में 4 इयर्स का फ़र्क है, क्योंकि 4 साल तक बिंदुसार के राज्य को जीतने के लिए उसके बेटों में आपस में ही युद्ध होता रहा। और अपने 99 भाइयों को हटा के अशोका साम्राज्य को उसने उस राज्य को हासिल किया और बिंदुसार का जो सक्सेसर बना अशोका। अशोका का रेन था 268 टू 232 बीसी। अब जो चाणक्य था वो जो था, जो कि यहाँ चंद्रगुप्त के बारे में हमने बात की थी, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। और कौटिल्य की फेमस बुक है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अर्थशास्त्र, जिसमें उसने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को उसमें बताया है। अब जो इसमें नेक्स्ट पेज पे बताया गया है इस बुक में कि ये जो मौर्यन साम्राज्य था इसमें बहुत से शहर थे, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर का मैप, यहाँ इंडिया का मैप दिया गया है। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। तक्षशिला जो था वो गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जबकि जो उज्जैन था वो नॉर्थ टू साउथ के रूट पे था। जो मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे, और गाँवों में जैसा कि हम जानते हैं किसान और हर्डर्स रहा करते थे। और कुछ एरियाज़ थे सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे घने जंगल थे, वहाँ लोग जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस थी वो गैदर करते थे और एनिमल्स को हंट करते थे अपने फूड के लिए। और डिफरेंट पार्ट्स जो थे कंट्री के, ये जो मौर्यन एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स थे, वहाँ लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे। उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा सब अलग तरह का था। तो अब इसमें ये पॉइंट दिया गया है कि हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, किंगडम्स यानी छोटा राज्य और एम्पायर यानी बहुत बड़ा साम्राज्य बहुत बड़े एरिया में है, तो ऑब्वियसली वहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज वाई? बिकॉज एम्परर्स आर लार्जर देन एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। ठीक है।
जब एम्पायर्स किंगडम से बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, उन्हें ऑफिशियल्स भी चाहिए उस इतने बड़े एरिया को मैनेज करने के लिए, बड़ी आर्मीज चाहिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पॉइंट है रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। जो एरिया था पाटलिपुत्र के अराउंड का, वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के। इसका मतलब है कि जो ऑफिशियल्स थे वो अपॉइंट किए जाते थे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से, जो कि विलेजेस में और टाउन्स में रहते थे। ऑफिशियल्स पनिश भी करते थे उन लोगों को जो रॉयल्टी के ऑर्डर्स को डिसोबे करते थे, और बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैलरीज दी जाती थी। मैसेंजर्स भी भेजे जाते थे इधर से उधर। स्पाइस थे वो वॉच करते थे इन ऑफिशियल्स को कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। और जो एम्परर्स थे वो भी सुपरवाइज करते थे इन्हें अपनी रॉयल फैमिली और सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से। और बहुत से एरियाज जो थे और प्रोविंसेस थे ये सब रूल किए जाते थे प्रोविंशियल कैपिटल के थ्रू, सच एज तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा, और जो रॉयल प्रिंसेस थे उन्हें एज अ गवर्नर सेंड किया जाता था अलग एरियाज में। लोकल कस्टम्स थे लोगों के, और लोकल कस्टम जो रूल्स थे जिन्हें वो फॉलो करते थे। इसके अलावा बहुत बड़ा जो एरिया था इन सेंटर्स के बीच का, हियर द मौर्यास ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। जैसे कि आप जानते हैं रोड्स और रिवर्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट हैं ट्रांसपोर्ट का। कलेक्ट करने के लिए रिसोर्सेज को और अवेलेबल रिसोर्सेज को और टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ट्रिब्यूट्स को इन्हें यूज़ किया जाता था। टैक्सेस तो आप जानते हैं कि कर कहा जाता है। ट्रिब्यूट मैं आपको बता दूं, ट्रिब्यूट का मतलब है इट इज़ अ काइंड ऑफ वेल्थ, एक तरह का धन जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। यहाँ जहाँ हम कहीं लोग देते थे या बड़े लैंड ऑनर्स देते थे राजा को एज अ साइन ऑफ सबमिशन, अपना उसकी अधीनता स्वीकार करने के साइन के तौर पे, एज अ साइन ऑफ एलिजेंस, यानी उसके प्रति निष्ठा और आदर दिखाने के लिए। जैसे कि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट था वो जाना जाता था ब्लैंकेट्स के लिए, साउथ इंडिया था वो अपने गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस था। तो ये पॉसिबल है कि ये जो रिसोर्सेज थे ये कलेक्ट किए जाते थे एज अ ट्रिब्यूट। यहाँ पे इस बॉक्स में ट्रिब्यूट के बारे में दिया भी गया है कि अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। तो बहुत से रीजन्स ऐसे थे जहाँ फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, बट वो लोग भी ट्रिब्यूट देते थे या टैक्सेस देते थे इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल्स। बॉक्स में आप देख रहे हैं यहाँ बताया गया है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। इसमें मैक्सनीस के अकाउंट जो उसने लिखा है अपनी किसी बुक में, उसके बारे में बताया गया है कि उसने जो मैक्सनीस था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैक्सनीस एक एम्बेसडर था जो कि वेस्ट एशिया में ग्रीस जो है वहाँ के ग्रीक रूलर ने सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्ता के दरबार में। मैक्सनीस ने वहाँ जो चीज़ें देखी उसे डिस्क्राइब किया है इसमें। वो कहता है कि जो एम्परर था वो पर्टिकुलर ओकेजन्स पे पब्लिक अपीयरेंस देता था। वो एक सोने की पालकी में आता था, उसके जो गार्ड्स थे वो एलिफेंट्स जो कि सोने और चांदी से सजे हुए थे उनके ऊपर आते थे, और कुछ गार्ड्स ट्रीज लेके आते थे जिन पे पक्षी होते थे, बोलने वाले तोते होते थे जो कि सर्कल करते थे, दैट सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। और जो किंग था वो नॉर्मली सराउंडेड होता था आर्म्ड विमेन से, सशस्त्र नारियों से वो घिरा हुआ होता था राजा, क्योंकि उसे डर रहता था जान का कि कोई उसे मार सकता है, उसे खतरा रहता था इसीलिए। और उसके जो स्पेशल सर्वेंट्स थे राजा के खाना खाने से पहले वो उस फूड को टेस्ट करते थे कि कहीं इसमें पॉइजन तो नहीं है, और वो कभी भी एक कमरे में 2 रात से ज़्यादा नहीं सोता था। अब इसमें पाटलिपुत्रा के बारे में भी बताया गया जो कि कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, जो कि मॉडर्न पटना है। बताया गया है कि वो एक
बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी थी। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। जो हाउसेस थे वो 2 या 3 स्टोरीज थे, जो कि वुड या मड ब्रिक से बने हुए थे। जो राजा का पैलेस था वो लकड़ी से बना हुआ था और उसमें जो स्टोन कार्विंग्स की गई थी बहुत सुंदर डेकोरेटेड था। वो बहुत बड़े बड़े गार्डन से सराउंड था एंड इट वॉज सराउंडेड विद enclosures फॉर कीपिंग बर्ड्स। अब यहाँ बात की जा रही है अशोका के बारे में। वाई अशोका वॉज अ यूनिक रूलर। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोका। अशोका बहुत फेमस मॉडर्न रूलर था, जैसे कि हम सब जानते हैं, इसीलिए उसे अशोका द ग्रेट कहा गया है। वो ऐसा फर्स्ट रूलर था जो अपने मैसेज को जिसने पहुंचाने की कोशिश की लोगों तक। और मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस जो थे वो लिखे गए थे प्रकृत भाषा में, जो कि वहाँ के लोगों की आम भाषा थी, और कुछ लिखे गए थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये एक जरिया थे राजा का मैसेज उसकी प्रजा तक पहुंचाने के लिए। ओके, अब जैसे कि हमने बीच में इसमें रॉक एडिक्ट के बारे में भी बात की थी कि वो जो साइन लिया गया है अशोक चिन्ह वो रॉक एडिक्ट से लिया गया है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि रॉक एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन में फ़र्क क्या है। जो रॉक एडिक्ट्स हैं उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कह सकते हैं, वो रॉक एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, पर जो इंस्क्रिप्शंस है वो रॉक एडिक्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि रॉक एडिक्ट का मतलब है एक बड़ी सी शिला, एक बहुत बड़ा पत्थर जिस पे रॉयलिटी की तरफ से, रॉयल किंग की तरफ से एनग्रेव्ड किया गया हो मैसेज। वो कोई रॉयल ऑर्डर भी हो सकता है, उसका किसी तरह का मैसेज भी हो सकता है उसकी प्रजा के प्रति। और इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो किसी भी सॉलिड चीज़ पे लिखे हुए हो सकते हैं, जैसे कि पिलर्स है, स्टोन्स है, कॉइन्स है, किन्हीं बिल्डिंग्स पे हो सकते हैं। और ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं स्पेशल मैसेजेस जो रॉयल किंग या एम्परर अपने प्रजा तक पहुंचाना चाहता है। नाउ हियर कम्स द पॉइंट अशोकाज वॉर इन कलिंगा। यहाँ कलिंगा की फेमस वॉर के बारे में थोड़ा बताया गया है कि जो कलिंगा जगह थी वो ओडिशा के कोस्टल एरिया को कहा जाता था, जो प्रेजेंट डे में है, जिसे हम ओडिशा स्टेट कहते हैं। उसका जो समुद्री किनारा था उस एरिया को कलिंगा कहा जाता था। कलिंगा की वॉर के बाद जब अशोका ने वहाँ का हालात देखे, जो ब्लडशेड देखा, जितनी हिंसा हुई थी, उन सबका जो नतीजा उसने देखा, उसके बाद वो सब देख के वो इतना हॉरिफाइड हो गया कि उसने हमेशा के लिए युद्ध को अलविदा कह दिया। He was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He's the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. वो एक ऐसा इकलौता राजा है पूरे संसार के इतिहास में जिसने कोई युद्ध जीतने के बाद ही युद्ध करना छोड़ दिया। तो इसीलिए अब आप समझे ना, इसीलिए उसे ग्रेट क्यों कहा जाता है, अशोका दी ग्रेट क्यों कहा जाता है। अब यहाँ बात की गई अशोका के धमा के बारे में, उसके धर्म के बारे में। अशोका का जो धमा था वो किसी किन्हीं भगवान को या कोई सेक्रीफाइसेस को इन्वॉल्व नहीं करता था। वो फील करता था कि जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को गाइड करता है, ऐसे ही एक राजा का फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रजा को गाइड करे, उन्हें सही मार्ग दिखाए। बहुत सी चीज़ों के बारे में वो वरिड था जिन्हें वो रिजॉल्व करना चाहता था। और जो अशोका था वो बहुत इंस्पायर था भगवान बुद्ध की टीचिंग्स से। जैसे कि किन चीज़ों के बारे में वो वरिड था, जैसे कि वो हम यहाँ बताएंगे कि अशोका का जो एम्पायर था उसमें अलग अलग तरह के रिलीजन्स थे, अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते थे, तो वो कभी आपस में धर्मों के लिए लड़ते थे और एनिमल सेक्रीफाइसेस भी दी जाती थी। जो स्लेव्स थे, सर्वेंट्स थे, उन्हें भी इल ट्रीट किया जाता था। और इसके अलावा परिवारों में भी झगड़े हो जाते थे, पड़ोसियों में भी झगड़े हो जाते थे। तो अशोक ये फील करता था कि उसकी ड्यूटी है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसकी प्रजा की किसी भी तरह की समस्या उसे रिजॉल्व करना उसकी ड्यूटी है। इसके लिए उसने धमा महामाता नाम के ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह है जाके लोगों को टीच करते थे धमा के बारे में, धर्म के बारे में। इसके अलावा अशोका ने अपने जो मैसेजेस थे वो इंस्क्राइब करवाए थे रॉक्स पे और पिलर्स पे, और इंस्ट्रक्ट किया था अपने ऑफिशियल्स को कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते उन्हें वो इन मैसेजेस को पढ़ के सुनाएं, उन्हें समझाएं।
अशोका ने अपने मैसेंजर्स, अपने दूत भी भेजे थे अलग अलग लैंड्स पे धम्मा के प्रचार के लिए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। उसने बहुत से कुएं बनवाए, रोड्स बिल्ड करवाई, रेस्ट हाउसेस बिल्ड करवाए। मतलब उसने हर तरह का वो काम किया जो वो अपनी प्रजा के कंफर्ट के लिए और उनके भले के लिए वो कर सकता था। बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अरेंज करवाए उसने, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी। अब ये जो बॉक्स है इसमें अशोका के मैसेजेस के बारे में बताया गया है जो उसने अपने सब्जेक्ट को दिए थे। ये लास्ट बॉक्स जो हम देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट पेज पे, ये कुछ स्क्रिप्ट दी गई है। ये बताया गया है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो कई सौ वर्षों के दौरान जो मॉडर्न हमारी स्क्रिप्ट्स हैं उनमें तब्दील हुई। जैसे कि यहाँ सबसे पहले हमें दिखाया गया अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में, फिर देवनागरी, हिंदी, बंगला में, मलयालम में, तमिल में, और ये सब बताया गया कि जो लेटर अ है वो कैसे लिखा जाता है अलग अलग तरह की भाषाओं में। ये सभी जो स्क्रिप्ट्स हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई हैं। तो ये था चैप्टर जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। आप आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। So if you like this video then please like, share and subscribe. Thank you so much.